हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सुएलसी फाइव पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पीछे क्लियर हो रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये होने वाला है सेंटर स्टेट रिलेशंस। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने थियरी बन सकती है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। साथ में ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल भी बताऊंगा, क्या मेन मेन बातें हैं, क्या क्या मेन की टर्म्स हैं, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जिस तरीके से मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था संविधान संशोधन से संबंधित, इसके पहले मैंने बनाया था संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल से संबंधित, उसी के क्रम में आज हमारा है सेंटर स्टेट रिलेशन पे जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आपको आर्टिकल दे रखा हुआ है, ये नहीं पूछ रहा किस आर्टिकल में है। तो इससे ये होगा कि आपका आर्टिकल भी तैयार होगा, साथ में आर्टिकल में क्या कही गई बातें हैं ये भी कहा गया है इसमें। तो इससे ये समझो ये जो आपका लेवल होने वाला है ये एक यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस तक का ये क्वेश्चन को टच करेगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 252 के तहत जब संसद दो या अधिक राज्यों की सहमति से राज्य विषय पे कानून बनाती है, तो जो ये कानून बनाती है ये किस पे लागू होता है? क्या वो सभी राज्यों पर लागू होता है, केवल सहमति देने वाले राज्यों पर लागू होता है, या फिर स्वतः केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होता है, या फिर 5 वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का मीनिंग फिर से समझो। ये आपसे ये कह रहा है कि सपोज करो कि जो राज्य हैं, दो या दो से अधिक राज्य ने एक सिफारिश की संसद के कि भैया ये जो विषय है ना राष्ट्रीय महत्व का विषय है, या हम चाहते हैं इस पे कानून आप बनाओ। संसद ने वो कानून बना दिया, तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि वो जो कानून है केवल उन्हीं राज्यों पे लागू होगा जिन्होंने सिफारिश की, या सभी राज्य पर होगा, या फिर 5 साल बाद खुद समाप्त हो जाएगा, या फिर यूटी पे होगा लागू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है कि जो जो उन्हें सिफारिश की हुई है सिर्फ उन्हीं पे लागू होता है, और यही आर्टिकल 252 में कही गई बात है। तो इसमें दो बातें आपने समझा। सबसे पहले आप क्या समझे, किस आर्टिकल में है? 252 में। उसमें बात क्या कही गई है? बात यह कही गई है अगर दो या दो से अधिक राज्य सिफारिश करके कोई कानून बनवाते हैं संसद से राज्य सूची के विषय पे, तो वो जो कानून है उन सभी राज्यों पे लागू होगा जिन्होंने सिफारिश की है। ये बात आई समझ में? तो यही क्वेश्चन था और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो आ जाओ बिना देरी किए इसके ऑप्शन सही करते हैं कि भैया जिनने सहमति दिखाई है सिर्फ उन्हीं उन्हीं पर ये लागू होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है टफ है ना, उसके लिए अलग से इसी पेज में मैं उसके लिए व्याख्या भी कर रखा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लास को पूरे अंत तक देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तो हैं, जबकि किस देश में ये राज्यों के पास होती है? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है ये, ध्यान से समझना। ये कह रहा है जो अपने भारत में क्या है ना, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब ऐसी शक्ति, ऐसे समझो कोई एक विषय है, राज्य सूची का विषय हम जानते हैं, केंद्र सूची का विषय जानते हैं और समवर्ती सूची का विषय जानते हैं। ये तीनों विषय तो हमें पता है कि केंद्र पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य पे राज्य बनाएगा। अब समवर्ती पे दोनों बना सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ तो विषय ऐसे भी होंगे ना जो नए हो सकते हैं, जिसके बारे में किसी को ना पता हो, सडन वो सब्जेक्ट आ जाए, तो उस पर कानून बनाने का जो राइट है अपने यहाँ भारत के संसद मतलब केंद्र को है। लेकिन ये बात हो रही है ऐसा कौन सा एक देश है जहां पे ये राइट राज्यों के पास है? तो आप सुन के दंग रह जाओगे कि इसका जो आंसर होने वाला है वो अमेरिका होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा यूएसए होगा। तो आ जाओ सही आंसर की तरफ। ये ठीक है, समझ आई बात कि अवशिष्ट शक्तियां जो अपने यहां भारत में, उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। लेकिन अगर दूसरे देश की बात आती अमेरिका की, वहां पे राज्य बनाता है। तो इसका सही आंसर राज्य यूएसए होने वाला है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? आपको अच्छे से पता है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, सबके पास स्व विवेक की शक्ति होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपसे यही पूछा जा रहा है राज्यपाल के संबंध में कि भाई आप ये बता दो कि अपना ये स्व विवेकीन जो शक्ति होता है, विवेकाधीन जिसको शक्ति बोलते हैं, ये कब उपयोग कर सकता है? तो हम ऑप्शन से चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति पे? बिल्कुल नहीं। विधानसभा का विघटन करने में? बिल्कुल नहीं। उसका जो सबसे मेन पावर होता है वो होता है विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करना। ये मतलब ऐसे समझो, इसका जो सही आंसर पहले मैं आपको बता देता हूं, ये है सी नंबर का।
और इसका मीनिंग ये कह रहा है कि भैया जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है सबसे मेन वहां पे काम आती है। जैसे कोई बिल गया, आप विधानसभा से गया, विधान परिषद से होकर के उस राज्यपाल के पास पहुंचता है, राज्यपाल या तो खुद से स्वीकृति दे सकता है या फिर वो बिल को रोक सकता है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो राज्यपाल होता है ना, केंद्र के एजेंट के रूप में एक भूमिका है उसकी राज्यों में, इसीलिए वो ऐसा करता है। तो इसका सही आंसर सी है। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का अगर भाषा समझ जाओगे ना, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा उसका आंसर। तो सबसे जरूरी यह है कि क्वेश्चन क्या रहा है। और मेरे क्लास की सबसे खास बात यही होती है, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो उसको जितना इजी वे में हो सकता है उतने इजी वे में तोड़ने का प्रयास करता हूं, जिससे बच्चों को समझ आ सके। ठीक है, तो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कि आपको लगेगा कि सर ये तो बात हो रही है वित्त आयोग के बारे में, लेकिन नहीं। समझो क्या कहना चाह रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है? यहां पे कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो करों के वितरण से संबंधित है। यहां पे वित्त आयोग की बात नहीं कही गई है, तो ये आर्टिकल 270 होने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें देखना है तो एक्सप्लेनेशन भी देख सकता हूं। अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच आयकर व अन्य करों के बंटवारे का आधार है। आई बात समझ में? क्या मैं कह रहा हूं, जो आर्टिकल 270 है ये एक बेस है करों का वितरण का, केंद्र के बीच और राज्य के बीच। आई बात समझ में? तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है, संसद राज्यों को आर्थिक सहायता देने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अब ध्यान से समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं ये समझाता हूं। देखो संसद क्या करता है ना, कभी कभी राज्यों को आर्थिक सहायता भी देता है विशेष परिस्थिति में। तो ये ऐसा कौन सा आर्टिकल ये राइट देता है कि भैया संसद तुम जाओ राज्य को ये इतना पैसे अनुदान में दे दो, ये चीजें दे दो, पैसे की बात हो रही है एक्चुअली। ठीक है, तो ये कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है, कहां से पावर मिलती है, किस आर्टिकल से मिलती है संविधान के? तो आर्टिकल 275 है वो। ठीक है, ये आर्टिकल 275 ही ये राइट देता है कि संसद तुम राज्यों को उसकी आर्थिक सहायता कर सकते हो विशेष परिस्थिति में। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को क्या निर्देश दे सकते हैं? देखो बात यहां पे हो रही वित्तीय आपातकाल की। आपातकाल अपने भारत में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक कौन सा है? एक था राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, इसके बाद एक आता है राष्ट्रीय आपातकाल, वो होता है 352 आर्टिकल में। तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है। वित्तीय आपातकाल में कहना क्या चाह रहा है, ऑप्शन से चलते हैं। राज्य अधिकारियों के वेतन को घटाना। देखो वित्त का मतलब होगा पैसे से ही संबंधित होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। पर मैं अगले ऑप्शन पे लेके चलता हूं। कह रहा है कि सभी विधेयक को आरक्षित करना, इसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार भंग करना, इसका कोई मतलब नहीं है। मौलिक अधिकार निलंबन करना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। वित्त से संबंधित है तो वित्तीय मामला में कटौती करने की बात होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे में देश में इमरजेंसी आ गई है, वित्त से संबंधित फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो जाहिर सी बात तो पैसे की कटौती करेगा। तुम्हारा जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस सैलरी ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला आर्टिकल क्या कहता है? अगला आर्टिकल कहता है कि जो होता है अंतर राज्य परिषद, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है अंतर राज्य परिषद का? तो इस पे चलते हैं, ऑप्शन से करते हैं। राज्यों के बीच न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल नहीं। समन्वयन और विवाद निवारण, बिल्कुल सही बात है कि जो अंतरराज्यीय परिषद होते हैं उनका मेन काम होता है राज्यों के बीच समन्वयन करना, मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना और डिस्प्यूट को सॉल्यूशन देना, जिसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? खूब अच्छे से क्लियर है। ये देखो जो मैंने बोला, और ये आई एम सॉरी, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 263 के अंतर्गत है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन के बारे में आर्टिकल 263 में कहा गया है। तो आर्टिकल 263 भी आपका तैयार होगा, साथ में ये करता क्या है ये भी तैयार हो गया। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है, राज्यसभा संसद को राज्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे सकती है?
देखो राज्यसभा क्या करती है कि भैया कभी कभी ऐसा भी करते हैं, देखो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि राज्य सूची के विषय पे कानून देने का राइट वो कभी कभी संसद को भी दे देती है। तो ये कौन से आर्टिकल में बात कही गई है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कही गई आर्टिकल 249 में। ठीक है, याद कर लेना। इसका जो सही आंसर होने वाला है आर्टिकल 249 होने वाला है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है क्योंकि संघीय ढांचे से संबंधित है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघीय ढांचे में केंद्रीय प्रभुत्व को दर्शाता है? ऐसा कौन सा फीचर्स है जो केंद्रीय डोमिनेंस को दिखाता है कि यहां पे भैया केंद्र का प्रभुत्व है? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन का आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। एकल संविधान, बिल्कुल सही, एक संविधान होगा, यह सही बात है। दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक नागरिकता, बिल्कुल सही बात है। एकीकृत न्यायपालिका, बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसे समझो कि इसमें से जो ऑल ऑफ एबव है सारे के सारे सही हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अगर केंद्रीय प्रभुत्व को दर्शाना है तो एक संविधान होना चाहिए, एक नागरिकता होनी चाहिए और एकीकृत न्यायपालिका होना चाहिए। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब समझो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, यहां पे सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर यहां से बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये ठीक है। यही है एकीकृत न्यायपालिका की स्ट्रक्चर अपने भारत में। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता भी है, हमारे यहाँ एक संविधान भी है, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका भी है। तो हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं बस थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, समझना ध्यान से क्वेश्चन क्या करे। 42 अमेंडमेंट जब हुआ उसके बाद राज्य सूची में कुल कितने विषय शेष रह गए? देखो जब 42 अमेंडमेंट हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 5 विषय डाले गए राज्य सूची के विषय से निकाल करके। मतलब हुआ क्या, जो स्टेट लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट, ठीक है, इसमें से 5 विषय हटाए गए और ये पांचों के पांचों विषय किसमें डाले गए? ये पांचों विषय डाले गए आपके समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में ऐड किए गए। ठीक है, 5 सब्जेक्ट। तो अब आप यही मुझे बताओगे कमेंट करके वो जो विषय है किसमें क्या क्या थे और टोटल कितने शेष रह गए। ठीक है, तो आगे चलूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, यह बात हो रही अंतरराज्यीय परिषद की, जो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है? संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि संविधान द्वारा उसको निर्मित किया गया है। वैधानिक संस्था का मतलब होता है विधि द्वारा उसको स्थापित किया गया है, कार्यपालिका द्वारा उसको बना करके संसद में कानून पास करके वैधानिक रूप से उसका गठन किया गया है। लेकिन जो अपना यह है ये संवैधानिक संस्था है। तो मीनिंग समझ में आया, संवैधानिक वर्सेस वैधानिक का। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है कि नीति आयोग क्या है। अगर आपको यह पता है कि जो अंतरराज्यीय परिषद ये संवैधानिक है तो नीति आयोग क्या है, अभी आपको एग्जांपल से यहां पे समझ में आ जाएगा। जो नीति आयोग है यह है गैर संवैधानिक, संविधान द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, इसको कार्य, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? देखो जो मैंने बोला वही बात है और ज्यादा कुछ अलग है नहीं। सहकारी संघवाद का अर्थ क्या है? द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये है क्या? यही आपसे पूछ रहा है कि केंद्र का राज्यों पर प्रभुत्व बिल्कुल नहीं। सहकारी का मतलब होता है कि एक साथ मिलजुल के काम करना। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक समन्वयन, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो सही आंसर है ये बी वाला जो मैंने बोला ना, सहकारी संघवाद का मतलब है कि आपस में दोनों का भैया बना होना चाहिए, केंद्र का भी समन्वयन होना चाहिए और राज्य का भी होना चाहिए, आपस में मिलकर काम करे, यही कहता है सहकारी संघवाद। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो एक लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, सहकारी संघवाद भारत की प्रशासनिक आत्मा है। क्या है? सहकारी संघवाद भारत की प्रशासनिक आत्मा है, क्योंकि ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं। अगर मैं बोलूं कि राज्य अगर केंद्र एक शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो केंद्र है, बॉडी जो बॉडी है ये क्या है? ये राज्य है, ऐसे समझो। ठीक है, नीति आयोग और जीएसटी परिषद इसके उदाहरण है। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत खास है और आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे ये पूछा जाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है ये किस केस से निकल के बाहर आया? तो ये आया था केशवानंद भारती के केस से।
ठीक है, तो केशवानंद भारती वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 1973 में आया था। इसको याद कर लेना, बेसिस स्ट्रक्चर के लिए केस जाना जाता है। जो मूल संरचना का सिद्धांत है ये सिद्धांत इससे मिलता जुलता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि केशवानंद भारती का केस संबंध किससे है संविधान के, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर से बताओगे। यहीं से निकल के आया मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक है, और साथ में ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई? देखो पहले क्या होता था, राष्ट्रपति शासन लगता था ना, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी। 130 बार से ज्यादा न्यायिक समीक्षा लग चुका, मतलब 130 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुका, पर न्यायिक समीक्षा नहीं दी गई। होता क्या था, केंद्र सरकार ने कोई काम दिया करने के लिए, राज्य सरकार ने नहीं माना, भैया वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ये ऐसे ही होता चला जा रहा था। ये बात 1992 तक हुई। फिर 1993 में एक मामला बहुत पेचीदा सा आया जिसका नाम था एसआर बोमई केस। क्या था? एसआर बोमई केस। इसी केस के बाद यह कहा गया, ये 1993 में आया था। इस केस के बाद यह कहा गया भैया अब जो है प्रेसिडेंट रूल की भी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है खूब अच्छे से? अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? आपको एक बात पता है, जो क्षेत्रीय परिषद है इनका जो गठन किया गया था, एक साथ 5 गठन किया गया था। 5 ऐसी जो परिषदें हैं एक साथ गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? ये 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग से किया गया था। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये ए वाला सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो मैंने क्या बोला, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, जिससे केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा संबंध हो सके, आपस में सहकारी सहयोग की आपस में विचारधारा आ सके। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, ज्यादा कुछ है नहीं। पढ़ने में बड़ा लाइन लग रहा होगा पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? अब देखो, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर केंद्र और राज्य ने आपस में कानून बना दिया, टकराव हो गया, तो उसमें जो हावी किसका कानून होगा, केंद्र का होगा या राज्य का होगा? तो मैंने आपको बता रखा है अगर समवर्ती सूची के विषय पे कोई कानून बनाता है, एक ही विषय पे कानून ने भी बना दिया, सॉरी एक ही विषय पे राज्य ने भी बना दिया और केंद्र ने भी बना लिया, तो जो हावी होगा केंद्र का कानून होगा। तो केंद्र का कानून इज मोर देन ग्रेटर किससे भैया? अपने राज्य से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को शक्तियां एवं दायित्व सौंप सकती है? समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को शक्तियां और दायित्व सौंप सकती है? यह क्वेश्चन बहुत खास है और इसका आंसर है 258। ठीक है, आर्टिकल 258 के अंतर्गत ही संसद राज्य सरकार को और भी शक्तियां और दायित्व सौंपती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है खूब अच्छे से? अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जब राज्य संसद से राज्य विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं तो वह शक्ति किस अनुच्छेद से आती है? ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने करा दिया था, सेम वही क्वेश्चन है, आर्टिकल 252 के अंतर्गत आता है। वहां पर भी था, ये शायद सेम क्वेश्चन हो गया है, तो समझ जाओ, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयुक्त होगी कि केंद्र के कानूनों का पालन सुनिश्चित हो? यह बात आई समझ में? राज्य सरकार का दायित्व भी है कि केंद्र की बातें माने, और ये ऐसा कौन सा एक आर्टिकल ये बात कहता है कि भैया मानना ही पड़ेगा? मतलब ऐसा कोई कानून मत बना देना कि जो केंद्र का दायित्व है वो ना समझ में आए, कि वो आपस में ओवरलैप होने लगे। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 256 कहता है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से समझो। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयुक्त हो कि केंद्र के कानून का पालन सुनिश्चित हो? मतलब जो केंद्र के कानून है, जो राज्य का कानून है, दोनों आपस में ओवरलैप ना कर सके। और ये कौन सी आर्टिकल में बात कही गई? आर्टिकल 256 में कही गई है। तो हमारा जो सही आंसर है आर्टिकल 256 है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अभी कुछ देर पहले मैंने ये बात बताई कि जो अंतरराज्यीय परिषद है वो किस प्रकार का संवाद का उदाहरण है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करा था, उसके व्याख्या में बात कही गई थी कि ये सहकारी संवाद का एग्जाम्पल है कि आपस में मिलजुल के दोनों काम करते हैं। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, वित्त आयोग की सिफारिशें किस प्रकार की होती है? सरकार पर बाध्यकारी होती है, सलाहकार प्रकृति की होती है, या फिर न्यायिक रूप से लागू होती है, या फिर विधायी प्रकृति की होती है? तो जो अपना वित्त आयोग है, वित्त आयोग का जो एक सलाह होती है, ये सिफारिशें एक सलाहकार प्रकृति की होती हैं, ठीक है। मतलब मैंने आंसर बता दिया, सलाहकार प्रकृति की होती है, ठीक है। इसके ऊपर मानना ना मानना जो अंतिम फैसला ये केंद्र का होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है खूब अच्छे से? अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और अगला क्वेश्चन कोई है नहीं, क्योंकि आपने कर लिया अब तक सारे क्वेश्चन जो आपके केंद्र से और राज्य से संबंधित बन सकते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया, चैनल पे नए हो इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लोगों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और साथ में अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाना, वहां पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर से मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।